हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं भौतिकी चैप्टर जो वर्ग 10 का है उसके प्रथम चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का एमसीक्यू प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो आप सभी बच्चों के लिए, चाहे वो बिहार बोर्ड के बच्चे हों या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, उन लोगों की बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसको देखना कदापि नहीं भूलिएगा और वीडियो को तो स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसका एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में अच्छा नंबर दिलाएगा और आप एग्जाम में बेहतर करेंगे। तो आइए हम समय को गंवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हों और बेहतर कर सकें। तो चलिए हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के अंतर्गत पहला प्रश्न जो है उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, हमारा पहला प्रश्न है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज, ये है हमारा पहला प्रश्न, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? पहला ऑप्शन अभिसरित प्रकाश पुंज, दूसरा समानांतर प्रकाश पुंज, तीसरा अपसरित प्रकाश पुंज, चौथा है इनमें से सभी। तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य से जो प्रकाश की किरण आती है वो समानांतर प्रकाश पुंज होती है, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किरणों के समूह को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है प्रकाश पुंज, बिल्कुल सही, किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है किरण पुंज, तो हम किरणों के समूह को किरण पुंज भी कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, यानी प्रकाश पुंज और किरण पुंज दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमने कहा कि किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज भी कहते हैं और किरण पुंज भी कहते हैं। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों? हमेशा सीधा होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 हमारा क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्न में से आवर्धक शीशा कौन है? आवर्धक यानी जो चित्र को, किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाता है, तो आवर्धक शीशा कौन है? तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा है उत्तल लेंस। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, उत्तल लेंस। क्या होगा हमारा ऑप्शन? सी सही होगा, उत्तल लेंस। यह एक आवर्धक शीशा है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, जो किसी वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। पांचवा प्रश्न है कि कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? वो कौन सा ऐसा लेंस है जिसमें वास्तविक भी बनेगा एवं आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बन सकता है? तो हमारा ऑप्शन ए होगा, उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन? तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो, लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो क्या होगा? तो 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हमारा बी सही होगा, क्योंकि हम जानते हैं f यानी फोकस दूरी,
P यानी क्षमता, फोकस दूरी और क्षमता का गुणनफल क्या होता है? 1 होता है, यानी F गुने P बराबर 1। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि 7 नंबर में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो देखिए, हम जानते हैं कि F बराबर जो होता है वो होता है R/2, यानी R बराबर हो जाता है 2F। तो R बराबर 2F होता है, तो हमारा क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा इस बात को कि R बराबर 2 गुने फोकस दूरी हमारा 20 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 40, यानी हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। क्या होगा? हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो ऑप्शन ए होगा विचलन। ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए होगा विचलन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कह रहा है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। तो आप जानिए कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान जो है वो होता है 1/2। क्या होता है? 1/2, यानी 9 का ऑप्शन सी सही होगा। अब है 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न में कह रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन है वक्रता केंद्र से बाहर, दूसरा मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा है वक्रता केंद्र पर, चौथा है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो हमारा ऑप्शन डी जो है सही होगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनेगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 11 नंबर कह रहा है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान है। वस्तु दूरी यानी U का मान क्या होगा? कब? जब फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी तब। तो हमारा आंसर होना चाहिए, कौन सा आंसर होगा चाहिए, बारी बारी से देखते हैं। पहला दिया है 10 सेंटीमीटर से अधिक, बिल्कुल नहीं होगा। 20 सेंटीमीटर से अधिक, बिल्कुल नहीं होगा। सी ऑप्शन हमारा सही होगा, 10 सेंटीमीटर से कम। 12 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, 12 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है वो क्या कह रहा है, सो जरा देखिएगा। 12 नंबर में कह रहा है फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण पे आवर्धन का मान, फोकस से ध्रुव की ओर जैसे जैसे हम अवतल दर्पण में जाते हैं तो आवर्धन का मान क्या होता है? तो बच्चों आवर्धन का मान बढ़ता है। अवतल दर्पण में जैसे जैसे हम फोकस से ध्रुव की ओर जाएंगे तो आवर्धन का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। 13 नंबर में प्रश्न में कह रहा है, क्या कह रहा है सो देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चिट्टी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चिट्टी की गति की दिशा है। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चिट्टी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चिट्टी की गति की दिशा है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। क्या? चिट्टी की गति की दिशा क्या है? फोकस से ध्रुव की ओर। कहाँ है? फोकस से ध्रुव की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा प्रश्न? 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? यदि किसी बिंब अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो याद रखिए, जब प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस वस्तु की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक और उल्टा होगी।
वास्तविक और क्या होगी, उल्टा होगी। जब किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होगा तो उस वस्तु की प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वास्तविक और उल्टा होगी। इस तरह से 14 का ऑप्शन डी जो है हमारा सही होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो पहला ऑप्शन है सीधा बनेगा, नहीं बिल्कुल गलत। आधा बनेगा, बिल्कुल गलत। कम तीव्र बनेगा, क्या बनेगा बाबू? कम तीव्र बनेगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 16, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, 1 से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो पहला ऑप्शन है तारपीन, दूसरा बेंजीन, तीसरा पानी, चौथा केरोसिन। तो आप जानिए कि सबसे कम अपवर्तनांक पानी का होता है। किसका होता है? पानी का। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। तो देखिए, एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होगी तो वो सीधा उसी पथ पर वापस लौट जाएगी, तो परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? 0 डिग्री होगा। तो देखिए, ऑप्शन ए है 135 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री। हमारा ऑप्शन डी दिया है 0 डिग्री, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर के पास। 19 नंबर क्या कहते हैं? अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो ऑप्शन ए दिया है छोटा, बिल्कुल सही है। बी दिया है सीधा, ये भी सही है। सी दिया है आभासी, ये भी सही है। तो इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन दिया इनमें से सभी, यानी हमारा ऑप्शन डी क्या होगा? 100% सही होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, वायु में अभिसारी लेंस है। वायु में अभिसारी लेंस है तो कांच का उत्तल लेंस, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्या होगा बाबू? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो लेंस होता है हमारा कौन सा लेंस? उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अब क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर में कह रहा है, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। प्रकाश की किरण की मोड़ने को क्षमता को क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए होगा लेंस की क्षमता। क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा? जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा? तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, 1। क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है? तो 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, यानी 24 का ऑप्शन बी सही होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। क्या बनता है बाबू? काल्पनिक, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा।
26 नंबर प्रश्न में कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम जानते हैं कि उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, नहीं होगा। ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन सी है अवतल लेंस, ये भी नहीं होगा। और डी दिया है उत्तल लेंस, यानी हमारा ऑप्शन डी सही होगा। 26 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी सही होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ की 27 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो पहला ऑप्शन है फोकस और ध्रुव के बीच, दूसरा है वक्रता केंद्र से परे, तीसरा है फोकस पर, चौथा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो अवतल दर्पण में उस वस्तु का आवर्धित यानी बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो आप जानते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। तो 28 का ऑप्शन बी सही होगा, अवतल दर्पण। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी यानी फैलाने वाला। तो पहला है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों, और चौथा है बाइफोकल लेंस। तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा, अवतल लेंस, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगी। तो ऑप्शन बी आपका सही है, अभिसारी। ऑप्शन बी आपका सही है, क्या, अभिसारी। क्या होगा, अभिसारी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा +1 होता है, याद रखिएगा। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो ऑप्शन ए +1 होगा। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो पहला ऑप्शन है समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से। तो हमारा तीनों ऑप्शन सही है। समतल दर्पण से भी आभासी प्रतिबिंब मिलता है, उत्तल से भी मिलता है, अवतल से भी मिलता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इनमें सभी सही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो 33 का ऑप्शन सी होगा, प्रकाश का परिकिरणन। क्या होगा, प्रकाश का परिकिरणन, यानी 33 का ऑप्शन सी सही होगा। अब 34 नंबर प्रश्न को देखें तो 34 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। पहला ऑप्शन है अभिलंब की ओर, दूसरा है अभिलंब से दूर, तीसरा है अभिलंब के साथ संपाती, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानिए, जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यानी हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए
सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 35 नंबर। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी समतल लेंस, समतल अवतल लेंस, और ऑप्शन सी अवतल लेंस, और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब होगा, उत्तल लेंस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के पास, क्या कहता है। 36 नंबर कह रहा है चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो उत्तल लेंस की, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की, ए और बी दोनों की। तो देखिए चिन्ह परिपाटी में चाहे उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों का जो होता है फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं। तो याद करिए, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर प्रश्न कह रहा है सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा कि त्रिज्या क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण जो होता है वह आपतन कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर प्रश्न की तरफ कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। पहला है जल, दूसरा है कांच, तीसरा है प्लास्टिक, चौथा है मिट्टी। सर हम लोग लेंस बनाने के लिए जल का प्रयोग कर सकते हैं, कांच का भी कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी कर सकते हैं, मिट्टी का नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 हमारा क्या कह रहा है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। सर एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर होता है और लेंस हमारा उत्तल है तो धनात्मक होगा। तो एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर, एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर, और 1 मीटर बराबर होता है कितना, 100 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। किसी वस्तु का बिंब अर्थात वस्तु, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समभौता है, तो आपका आंसर होगा ए, दोनों अवतल होगा। दोनों क्या होगा, अवतल होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो बच्चों सोचो, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो बाबू 2 नियम होते हैं, चाहे वो प्रकाश का अपवर्तन का नियम हो या प्रकाश के परावर्तन का नियम हो। दोनों के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। ऑप्शन बी हमारा 110% सही होगा। अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्या कहता है।
44 में कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो बाबू अभी जस्ट मैंने बताया प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। सर ये बहुत ही वीवीआई है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? मैंने अभी बताया था कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किस लेंस का उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है बाबू साइन आई बाई साइन आर। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बाई साइन आर, यानी हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अब 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का? बिल्कुल नहीं होगा। बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा? बिल्कुल नहीं होगा। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा? 100% यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है बीच में मोटा होता है, किनारे पर पतला होता है। और अवतल लेंस कैसा होता है? तो बीच में पतला और किनारे पर मोटा। इसलिए हमारा 47 नंबर का जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में क्या होता है? मोटा होता है, और किनारों पर क्या होता है? पतला होता है। चलिए आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 48 को देखें कि क्वेश्चन नंबर 48 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है v बटा u। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है बाबू? v बटा u। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। 49 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो अभी आपने पढ़ा है कि a बराबर r/2 या r बराबर 2f, यानी हमारा ऑप्शन ए सही होगा, r बराबर 2f। r बराबर 2f। अब अगला प्रश्न है 50 नंबर, जिसमें कह रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो देखिए परावर्तन कोण कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को क्या कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण, सॉरी, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। ये ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कह रहा है 51 नंबर प्रश्न, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो ऑप्शन बी सही होगा, 1 डायोप्टर। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा, 1 डायोप्टर। अगला प्रश्न है 52 नंबर। 52 नंबर में कह रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। कहाँ स्थित होगा? तो जब किसी अवतल के दर्पण के द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु दर्पण तथा उसके फोकस के बीच स्थित होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 53 नंबर को, कि 53 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? तो याद रखिए वो दर्पण उत्तल दर्पण होता है कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है एवं छोटा बनता है। सीधा बनता है एवं छोटा बनता है। और अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है और उल्टा बनता है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 54 नंबर प्रश्न कह रहा है अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा, काल्पनिक एवं छोटा। क्या होगा? काल्पनिक एवं छोटा होगा। 56 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में
किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो आपको याद होनी चाहिए कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बनता है। किस दर्पण द्वारा बनता है? अवतल दर्पण द्वारा। तो निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, अवतल दर्पण। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? किसमें बड़ा और वास्तविक? जैसे बड़ा का बात है सीधे पहुंच जाइए अवतल के पास। किसके पास पहुंच जाइए? अवतल के पास। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, अवतल दर्पण। 58 नंबर प्रश्न में कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हुआ कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। हमेशा क्या होता है? वास्तविक होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है नेक्स्ट प्रश्न हमारा। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित यानी बड़ा तो 100% अवतल। क्या होगा बाबू? अवतल। यानी हमारा ऑप्शन ए सही होगा, अवतल दर्पण से। 60 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, औधा होता है। तो हमारा ऑप्शन ए होगा, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर। इसमें कह रहा है कि किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? जब वे छोटा तो उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा बच्चों। कौन सही होगा? ऑप्शन बी यानी उत्तल दर्पण। देखिए ऑप्शन बी जो है, सॉरी 62 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो सर धनात्मक यानी उत्तल दर्पण, अवतल की तो बात ही नहीं करनी है। किसकी? उत्तल दर्पण की। 63 नंबर में दिया हुआ है गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकसांतर या फोकस दूरी। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, फोकसांतर। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी या फोकसांतर। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी में संबंध है। f बराबर r/2। मैंने अभी बताया था कि f बराबर क्या होता है? r/2 होता है। ऑप्शन ए 100% सही है। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हजामत यानी दाढ़ी बनाने के लिए आप लोग हमेशा पढ़ते हैं ऑप्शन बी, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। तो बच्चों किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। 67 नंबर प्रश्न है सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। तो देखिए सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है अवतल दर्पण, चाहे वो टॉर्च हो, सर्च लाइट हो, गाड़ी की हेडलाइट हो, सबकी परावर्तक सतह क्या होती है? अवतल दर्पण होती है। 68 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि रोगियों की नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं किस दर्पण का? तो कौन दर्पण है जो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? याद कीजिए, वो है अवतल दर्पण। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? तो पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है बाबू? कम होती है। क्या होती है? कम होती है।
70 नंबर में दिया हुआ है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब 71 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब, यानी उत्तल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? जब बिंब यानी वस्तु फोकस पर रहती है, फोकसांतर से कम दूरी पर रहती है, यानी ऑप्शन बी सही होगा सर। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है कब? जब वस्तु फोकसांतर यानी फोकस दूरी से कम दूरी पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समझ जाइए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 यानी 72 नंबर प्रश्न को देखेंगे। लेंस की क्षमता होती है, तो लेंस की क्षमता क्या होती है? P बराबर 1/f पढ़े हैं आप। तो लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी की दुगुनी, बिल्कुल गलत। फोकस दूरी के बराबर, बिल्कुल गलत। फोकस दूरी की व्युत्क्रम 100% सही, यानी 72 नंबर का ऑप्शन सी सही होगा, फोकस दूरी की व्युत्क्रम। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है उत्तल लेंस में जब बीम फोकस और दुगुनी फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में जब हम किसी वस्तु को फोकस और दुगुनी फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ऑप्शन ए सही है, बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। वक्रीय यानी अर्धगोलाकार पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा, गोलीय लेंस। क्या कहते हैं बाबू? गोलीय लेंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट प्रश्न, हमारा 75 आज के क्लास का सबसे लास्ट प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, यानी दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। तो बच्चों आप जानते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष वैसे दृष्टि दोष को कहते हैं जिसमें नज़दीक दिखाई नहीं देती है लेकिन दूर साफ साफ दिखाई देती है। तो नज़दीक दिखाई नहीं दे रही है तो इसको दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का? उत्तल लेंस का। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से 75 यानी 75 प्रश्न लेकर के आया MCQ का, जो बिहार बोर्ड है CBSE बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी लाभान्वित हो और परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो। थैंक यू, धन्यवाद।